दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपके क्लास 8 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपका अंडरस्टैंडिंग लॉज। तो चलो यार फटाफट से हम भी अंडरस्टैंड करते हैं हमारे लॉज को। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के पास यही हेडिंग आती है और आपको यहाँ पे ओवरव्यू देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं यू मे बी फैमिलियर विद सम लॉज such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of the property। कि भाई आपको पहले से ही बहुत सारे लॉज के बारे में ऑलरेडी पता होगा, जैसे कि भाई आप कौन सी एज के बाद शादी कर सकते हैं, आप कौन सी एज के बाद वोट डाल सकते हैं, और जब आप कोई प्रॉपर्टी को ख़रीदते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उस टाइम पे आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे कुछ लॉज के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। उसके बाद बोलते हैं वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। और अब यार हम इस बात को भी यहाँ पे समझ चुके हैं कि जो आपकी पार्लियामेंट होती है उसके पास आपका ये चार्ज होता है लॉज वगैरह बनाने का, हमारे पिछले चैप्टर्स के अंदर इसी बुक के। फिर बोलते हैं डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन। क्या ये जो आपके लॉज होते हैं हर एक के ऊपर लागू होते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग। जो आपके नए लॉ होते हैं आखिरकार वो आते कैसे हैं। कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल। क्या कुछ ऐसे लॉज भी हैं जिनको लेकर काफ़ी वाद विवाद हो चुकी हैं और वो पॉपुलर ज़्यादातर आपके नहीं हैं। वट शुड वी आ सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टांसिस। कि भाई अगर मानो यहाँ पे कोई जो लॉ बनाया गया है आपके बिल्कुल टोटली खिलाफ है, तो उस सर्कमस्टांस के अंदर जो सिटीजन्स हैं वो क्या करेंगे। यार ये सारी बातें आपकी माइंड में यहाँ पे आ सकती हैं। तो इन सभी के आंसर हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे टर्न बाय टर्न, तो आप चिंता बिल्कुल मत करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डू लॉज अप्लाई टू ऑल। क्या हमारा जो कानून है वो हर एक के ऊपर लागू होते हैं। तो चलो इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे बोलते हैं आप सभी को कि हमने आपको नीचे एक सिचुएशन दे रखी है, आप इस सिचुएशन को स्टडी करो और फिर खुद से समझो इस बात को। सो यहाँ पे बोलता है अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गोइंग इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन अ 10-year जेल सेंटेंस by a district court for a crime that he has committed. Do you think that the government official actions were right? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? The above is clear cause of the violation of the law. As you read in Unit 1, member of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. They therefore instituted several provisions in the constitutions that would establish the rule of law. The most unique of this was that all the person is in independent India are equal before the law. तो यार यहाँ पे आप सभी को बेसिकली यही बातें बताता है। चलो आपको मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोलते हैं कि भाई एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसका एक सन था, तो यार उसने कोई यहाँ पे क्राइम वगैरह कर दिया जिस वजह से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने उसको पनिशमेंट दी 10 साल की जेल की सज़ा, ठीक है। अब उस ऑफिसर ने क्या किया कि भाई मेरे बच्चे को यहाँ पे जेल ना हो उसके लिए उसे छुपाना स्टार्ट कर दिया और गवर्नमेंट केंद्रों से या फिर जो आपकी पुलिस वाले पकड़ते हैं उनसे उसको छुपाने लगा। अब यार क्या आपको ये चीज़ सही लगती है इसे छुपाना है गवर्नमेंट ऑफिसर का, जबकि उसके पास आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक पावर भी है और पॉलिटिकल पावर भी है। तो यार ये कुछ बात यहाँ पे आप सभी को समझाना चाहता है। उसके बाद यार आप सभी को आगे बोलते हैं कि भाई इन्हीं सब बातों को देखते हुए जब हमारा संविधान बनाया गया था तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इस बात को ध्यान में रखा कि भाई जो पावर है वो किसी एक इंसान के हाथ में यहाँ पे ना रहे, क्योंकि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होने वाला है वहाँ पर भाई अगर पावर किसी एक पर्सन के हाथ में होगी तो वो क्राइम यहाँ पर जरूर कर सकता है। इसलिए यार कोई भी पर्सन हमारे लॉ से ऊपर नहीं रहना चाहिए, हमारा जो लॉ है वो सबसे ऊपर रहेगा और हर एक इंसान यहाँ पे इक्वल रहेगा हमारे लॉ के सामने। तो ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी आपकी यूनिट 1 के अंदर, तो आपको याद भी होनी चाहिए थी ये बात। तो अब मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। उसी के साथ अब आगे बोलते हैं द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियन, कास्ट और जेंडर। कि भाई जो आपका कानून होता है वो आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, आपके धर्म को देखते हुए, आपकी कास्ट को देखते हुए, आपके जेंडर को देखते हुए। फिर बोलते हैं व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू द ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कहते हैं एंड नो वन कैन अबोव द लॉ नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिसर और नॉट अ वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबोव द लॉ। एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ द लॉ हैज अ स्पेसिफिक पनिशमेंट एज वेल एज अ प्रोसेस थ्रू विच द
गिल्ट ऑफ द पर्सन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय वाज इट ऑलवेज लाइक दिस। अब यार यहाँ पे आप सभी को यही बात समझाता है कि भाई तो यार इससे आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई जो हमारा लॉ है वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर ना तो हमारे खुद के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं और ना ही कोई और दूसरा इंसान है। और उसी के साथ आप सभी को बताता है कि भाई अगर कोई पर्सन यहाँ पे आपका गिल्टी पाया जाता है, यानी कि पाया जाता है कि भाई ये क्राइम इसी ने किया, तो उसके साथ कुछ प्रोसेस होती है, फिर उसको सज़ा सुनाई जाती है उसकी गलती के हिसाब से। अब यार आगे आप सभी को बोलता है, अब जो सज़ा क्या सुनाते हैं वो सारी बात है अभी के लिए मत सोचना, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, हमारे आने वाले चैप्टर्स के अंदर या फिर हमारी बड़ी क्लासेस के अंदर। अभी के लिए आप इतना समझो और आगे प्रोसीड करो मेरे साथ। फिर बोलते हैं इन एंसेंट इंडिया देयर वर enumerable and often overlapping local laws. Different communities enjoy different degree of autonomy in administering these laws among their own. In some cases, the punishment that two persons received from the same crime varied depending on their caste background, and the lower caste being more harshly penalized. This show began to change as in the system of law began to the फर्दर इन्वॉल्व ड्यूरिंग दी कॉलोनियल पीरियड। अब यार यहाँ पे आप सभी को ये बात समझाता है कि भाई अगर हम बात करें आपकी पुरानी इंडिया की, एंशिएंट इंडिया की, तो पहले क्या होता था कि भाई मानो ये पूरा आपका इंडिया है, तो यहाँ पे आपके कोई और कानून चला रखे हैं लोगों ने, यहाँ पे कुछ और कानून चला रखे हैं और यहाँ पे कुछ और कानून चला रखे हैं, यानी कि पहले आपके लोकल कानून होते थे। और यार ऐसा कुछ सीन भी आपका हमें देखने को मिलता था कि भाई कोई एक ही गलती, मानो ये गलती है, ये आपका लोअर कास्ट का पर्सन है, ये आपका हायर कास्ट का पर्सन है, ठीक है। अब लोअर कास्ट वाले ने भी यही गलती, हायर कास्ट वाले ने भी यही गलती कर दी, तो जो लोअर कास्ट वाले को पनिशमेंट मिलेगी वो काफ़ी हार्ड होगी और इसकी पनिशमेंट बिल्कुल लाइट होगी। तो ऐसा कुछ सीन भी हमारे पुराने इंडिया के अंदर होता था। लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बदला, फिर आपको पता है कि यहाँ पे अंग्रेज आ चुके थे, उन्होंने इसको कोलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया हमारे इंडिया को। तो ये सारी बातें मैंने आपको हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। तो फिर उसके बाद आपके जो लॉ थे, कानून थे, उनके अंदर हमें बदलाव देखने को मिले। तो ये बात आपको यहाँ पे समझाता है। फिर बोलते हैं आपको आगे, इट इज़ ऑफ्टन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। कि भाई जो आपके ब्रिटिश कॉलोनिस्ट थे उन्होंने ही स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे वो लोग लेके आए थे रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन। फिर बोलते हैं हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस claim on several grounds, two of which include first that the colonial law was arbitrary, and second that the Indian nationalists played a prominent role in the development of the लीगल स्पीयर इन ब्रिटिश इंडिया। कि भाई यार बहुत सारे यहाँ पे उनका विरोध भी करते थे, बहुत सारे उनका समर्थन भी करते थे। कुछ का ये कहना था कि भाई जो कॉलोनियल लॉ हैं ये आर्बिट्री टाइप के आपके रहते हैं। साथ में जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हैं वो भी यहाँ पे रोल प्ले करते थे, मतलब कि लॉज की डेवलपमेंट के अंदर और जो ब्रिटिश इंडिया था उसकी डेवलपमेंट के अंदर। फिर बताते हैं वन एग्जांपल ऑफ द आर्बिट्रीनेस दैट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इन द Sedition Act of 1870. The idea of sedition was very broadly understood. Within this act, any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. कि भाई यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपके जो ब्रिटिश लोग सेडिशन का आपका लॉ लेके आए थे, उसके अंदर बेसिकली आपका क्या सीन था कि भाई जो कोई भी पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा या कुछ भी ऐसा बोलती है तो उसको अरेस्ट कर लेंगे वो लोग बगैर कोई ट्रायल किए। फिर बताते हैं अनदर एग्जांपल ऑफ द ब्रिटिश आर्बिट्रीनेस वाज द रॉयलेट एक्ट। कि भाई आपकी जो ब्रिटिश आर्बिट्रीनेस थी उसका हम अगर दूसरा एग्जांपल आपको बताएं तो वो हमारे पास आता है रॉयलेट एक्ट। अब यार आपके पास आ रहा होगा माइंड में कि आर्बिट्रीनेस क्या होती है, चलो आपको मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दी। अब यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब होता है आपका, देखो यार मैंने आपको ऊपर सेडिशन के बारे में बताया और मैं अब आपको बताने वाला हूँ आपके रॉयलेट एक्ट के बारे में। बाकी मैंने हिस्ट्री में तो आपको इसको पहले भी पढ़ा रखा है, लेकिन अभी यार यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको इसको दोबारा बताना पड़ेगा। तो आप दोनों के दोनों देखो एक बार, इस दोनों के अंदर आपका सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही फ़ायदा हो रहा है, यानी कि लोगों का कोई फ़ायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यार जो भी काम यहाँ पे ये लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं उसको यहाँ पे हम आर्बिट्रीनेस बोल देंगे, ठीक है ना। अभी आप इसको इतना समझो, बाकी आगे इसके बारे में हम डिटेल में और भी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर आपको एग्जाम्पल देखने हैं तो आप जाओ आपकी चैप्टर नंबर 1 की ग्लोसरी को देखो एक बार, तो यार वहाँ पे आप इसको ये वर्ड क्लियरली मेंशन दिख जाएगा, ठीक है। उसी के साथ यार अब आपको आगे बोलते हैं कि भाई अलाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू, हाँ ये रहा, which allow the British government to imprison people without due trial. Indian nationalists, including the Mahatma Gandhi, were vehement in the oppositions to the Rowlatt Bills. Despite the large number of protests, the Rowlatt Act came into effect on the
10 March 1919. In Punjab, protests against this act continue quite actively, and on April 10, two leaders of the movement, Dr. Satyapal and the Saifuddin Kichlew, are arrested. To protest these arrests, a public meeting was held on 13 April at Jallianwala Bagh in the Amritsar. General Dyer entered the park with his troops. They closed the only exit without giving any warning. General Dyer ordered the troops to fire. Several hundreds of people died in the gunfire and many more were wounded, including the women and children. The painting shows the troops firing on the people during the Jallianwala Bagh massacre. अब यार यहाँ पे आप सभी को यही बात बताते हैं कि बेसिकली आपका हुआ क्या था कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो आपका रॉयलेट एक्ट यहाँ पे लेके आए थे, जिसके खिलाफ आपके महात्मा गांधी भी थे और भी बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स थे। अब अगर आपको जानना है कि आपका रॉयलेट एक्ट क्या था तो यार मैंने उसको आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ा रखा है, ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताने वाला। उसी के साथ यार यहाँ पे बेसिकली आप ये समझिए कि भाई रॉयलेट एक्ट के जो आप खिलाफ थे महात्मा गांधी भी थे और भी लीडर थे। तो यार जिस वजह से यार बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे उसका प्रोटेस्ट भी किया। इन्हीं में से आपके जो दो लीडर थे, इसका नाम है आपका डॉक्टर सत्यपाल और एक थे आपके डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो इन दोनों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया आपका 10 अप्रैल के अंदर, और ये सीन है आपके यहाँ पे पंजाब में अमृतसर का। तो फिर यहाँ पे उसके बाद यार इसके मतलब कि 3 दिन बाद आपकी 13 अप्रैल को वो लोग मीटिंग करते हैं बहुत सारे लोग कि भाई हमारे यहाँ पे 2 साथियों को ऐसे पकड़ लिया है। तो वो सारे लोग यहाँ पे जलियांवाला बाग के अंदर बैठ के मीटिंग करते हैं। तभी वहाँ पे जनरल डायर पहुँच जाते हैं अपने बहुत सारे सिपाहियों के साथ में और गेट को बंद कर देते हैं ताकि कोई लोग यहाँ से बाहर ना जा पाए, और उनके ऊपर यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं गन्स के साथ में, जो कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे सोल्जर हैं और यहाँ पे कैसे वो लोग गन के साथ में लोगों के ऊपर फायर कर रहे हैं, ठीक है। और यार इसके अंदर बहुत सारी जो औरतें होती हैं उनको भी चोट लग जाती है, बच्चों को चोट लग जाती है, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। तो यार ये कुछ आपका सीन होता है आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर, ठीक है। उसकी आप पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ चलो अब आपको आगे बताते हैं। तो अब आगे बोलता है Indian nationalists began protesting and criticizing the arbitrary use of authority by the British। कि भाई जो आपकी आर्बिट्री अथॉरिटी है जो ब्रिटिश लोग आपकी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि भाई अपने जो पर्सनल मतलब कि देखो यार आर्बिट्री का आपको मतलब समझाना ही पड़ेगा मेरे को, तो अच्छे वाला देखो। आपकी आर्बिट्री का मतलब क्या होता है कि भाई ये है आपकी अब देखो यार आप और आपका फ्रेंड हो, ठीक है ना। अब दोनों के किसी बात को लेकर आपकी यहाँ पे फाइट होने लगी। अब यहाँ पे फाइट होने लगी तो यार अब आप पहुँच गए भाई यहाँ पे एक इंसान के पास कि भाई तू हमारी हेल्प कर, किसकी गलती है तू बता हमें, इसको मैं गलत लगता हूँ, मेरे को ये गलत लगता है। तो अब जो ये पर्सन है ये आपका आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करेगा, यानी कि जो आप दोनों का यहाँ पे बीच में जज की तरह काम करेगा, उसको हम यहाँ पे आर्बिट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो आपकी आर्बिट्री अथॉरिटी यहाँ पे ब्रिटिश लोगों के पास थी उसका इस्तेमाल करते थे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और किसी और का फ़ायदा। यानी कि देखो यार अब ये आपकी आर्बिट्री इनका यहाँ पे तुक बनता है कि लोगों की मदद करे, लेकिन ये सिर्फ अपने लिए ही, अपनी गवर्नमेंट के जो लोग हैं, अपने जो ब्रिटिश लोग हैं उन्हीं के बारे में सोचते थे और उनकी हेल्प करते थे। तो यानी कि जो इनके पास ये अथॉरिटी थी उसका ये मिसयूज़ कर रहे थे। तो ये बात अब समझ चुकी हैं। फिर बोलते हैं दे ऑल्सो बिगिन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी and wanted to change the idea of law and from a set of rules that they were forced to obey to law as including the ideas of justice। अभी हमें बताते हैं कि भाई तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर यहाँ पे फाइटिंग करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि भाई विद्रोह प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए कि भाई यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, जो तुम्हारे लॉ हैं इनके अंदर तुम बदलाव लेके आओ, जो तुम्हारे रूल्स हैं इनके अंदर भी बदलाव लेके आओ। और यार मतलब कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए कि भाई ऐसा लॉ होगा जिसके भाई नीचे आप भी काम करो और हम भी काम करें, यानी कि ये नहीं कि आप तो लॉ से ऊपर हो और हम नीचे रहें। फिर बताते हैं बाय द एंड ऑफ द 19th century द इंडियन लीगल processions also began emerging and the demand respect in the colonial courts। अब यार ये डिमांड आपकी बहुत सारी बढ़ने लगी और कॉलोनियल कोर्ट्स के अंदर भी ये मामला जाने लगा। फिर बताते हैं दे बिगेन टू यूज़ लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ द इंडियंस। इंडियन जजेस ऑल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस। अभी हमें बताते हैं फिर जो हमारे इंडिया के जजेस हैं वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करने लगे इन सारी बातों के अंदर कि भाई यहाँ पे अधिकार होने चाहिए। Therefore there were several ways in which the Indian
इंडियंस प्लान्ड अ मेजर रोल इन द इवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इन सभी घटनाओं के बेस पे हम ये बात कह सकते हैं कि भाई जो यहाँ पे आज के टाइम पे हमें हमारे जो कानून का शासन देखने को मिलता है, इसकी हिस्ट्री हमारी बहुत पुरानी है और बहुत पुराने टाइम में हमने इसकी डिमांड भी की थी। उसके बाद बोलते हैं विद द एडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। कि भाई जब फिर उसके बाद आप सभी को पता है कि हमारा संविधान यहाँ पे आ गया, और संविधान आने के बाद तो आप सभी को पता है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट हुई उसके नीचे ही काम करती है, और उसी के अंदर जो हमारे लोगों की राइट्स हैं, लॉज हैं, उन सभी को देखते हुए उसको नया कानून यहाँ पे बनाना पड़ता है। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज एज वेल एज द अमेंड एग्जिस्टिंग वंस। कि भाई हर साल जो हमारे यहाँ पे हम लोग चुन के रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, वो यार बहुत सारे लॉज भी आपके बनाती हैं, और जो पहले से आपके लॉ बने हुए हैं यार उनके अंदर कोई खामियां अब हमको नज़र आते हैं तो उसको ठीक भी वो लोग कर देते हैं, अमेंड कर देते हैं। इन योर क्लास 6th book you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005. According to this new law, sons, daughters and their mothers can get इक्वल शेयर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी। कि भाई आपको ने क्लास 6 के अंदर स्टडी किया था आपके जो हिंदू अमेंडमेंट एक्ट था उसके बारे में 2005 के अंदर। तो यार उसके अंदर बेसिकली आपकी ये बात करी गई कि पहले तो भाई आपको पता था कि भाई सन का अधिकार होता था सारी प्रॉपर्टी के ऊपर फादर की, लेकिन अब जो डॉटर होती है उसकी मदर होती है, उन सभी को भी इक्वल शेयर मिलता है। फिर बोलते हैं सिमिलरली न्यू लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद यार आपके बहुत सारे और भी लॉज बनाए उन लोगों ने, जैसे कि आपके पोल्यूशन से रिलेटेड लॉज बनाए, फिर जो यहाँ पे रोजगार दिए जाते हैं लोगों को इसके रिलेटेड लॉज बनाए। फिर बोलते हैं हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं आखिर वो कैसे सोचते हैं कि भाई ये लॉ यहाँ पे होना चाहिए, और वो कैसे डिमांड करते हैं सरकार से कि भाई आप ये कानून बनाइए। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेशन। इसके बारे में आप ज़्यादा जानोगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर या फिर आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बेसिकली मैं बोलूँ तो, ठीक है ना। उसके साथ चलो यार अब आपको इस बात को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और फिर थोड़ा सा ओवरव्यू इसका भी लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे बोलते हैं द वर्ड आर्बिट्रेरी हैज़ बीन यूज्ड अर्लियर इन दिस बुक। यू विल रीड व्हाट द वर्ड मीन्स इन द ग्लोसरी ऑफ द चैप्टर 1। द वर्ड सेडेशन has been including in the glossary of this chapter. Read the glossary descriptions of the both word and then answer the following questions. State one reason why you think the Sedition Act of 1870 was arbitrary. कि भाई जो आपका सेडिशन एक्ट मैंने आपको पीछे बताया था ये आपको क्यों लगता है कि आपका एक आर्बिट्री था, ठीक है। इन वट वेज डज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 कॉन्ट्राडिक्ट द रूल ऑफ लॉ। कि भाई जो आपका सेडिशन एक्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपकी जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि कानून का शासन जो होता है उसको कैसे यहाँ पे ख़त्म करने की तरीके से कोशिश करता है। तो इसके बारे में आप सोचो यार, मेरे को बताओ। मैंने आपको सारा ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि भाई कोई भी लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी भला बुरा कहते तो उसको वो बिना किसी ट्रायल के कोर्ट में सीधा जेल में डाल देंगे, अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो अब आगे आपको बताते हैं। उसके बाद यार अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमें कहते हैं हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। कि भाई जो आपके नए कानून आते हैं वो कैसे आते हैं। तो बोलते हैं द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस टेक प्लेस एंड इट इज़ ऑफ्टन डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी दैट रेज द नीड फॉर द पार्टिकुलर लॉ। अभी हमें बताते हैं कि भाई जो हमारी पार्लियामेंट है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और यहाँ पे जो अलग अलग कम्युनिटी के ग्रुप्स के आपके लोग होते हैं वो डिमांड करते हैं पर्टिकुलर किसी लॉ की, या फिर वो कहते हैं कि भाई ये कानून होना चाहिए। फिर हमारे लिए पार्लियामेंट उसके ऊपर विचार करती है और फिर देखती है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो उसको वो इंक्लूड कर देती हैं। फिर बताते हैं एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव to the problems faced by people. Let us read the following story to understand how issue of the domestic violence was brought to the attention of the parliament and the process adopted for the issues to become a law. अब यार यहाँ पे बताते हैं कि फिर जो हमारी पार्लियामेंट होती है वो इस बात को लेकर सेंसिटिव भी होती है कि भाई जो लोग हमको बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं, हम कोई ऐसा कानून लेके आए कि जो लोगों की वो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। अब यार हम आपके साथ में एग्जाम्पल लेंगे आपकी डोमेस्टिक वायलेंस का, तो ये आज के लिए मेरे को लगता है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा है, फिर आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो यार आज के इस पार्ट को माय फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लेंथी पार्ट को नहीं करते हैं।
अगर आपको सारा पार्ट समझ में आया है तो एक बार इसको फिर से देखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देखना, ये सारी बातें आपके माइंड में क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी नॉलेज को गेन कर पाए। और हमारे नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स, बाय बाय।